इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में इस वक्त कोरोना का कहर है। तमाम प्रदेशों में स्थितियां ठीक नहीं हैं। सरकारों के सामने कोरोना से उबरने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के बीच भी व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है भूपेश सरकार का। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसकी सकारात्मक पहल का असर बाजार पर दिखने लगा है। तमाम सेक्टरों में तेजी आई है। हालांकि विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार के दावों को खोखला बता रही है। खैर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में से कौन सही बोल रहा है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी खेमे में 2 टाइगरों पर सियासत शुरू हो चली है। दरअसल प्रदेश की राजनीति में अब तक सिर्फ एक टाइगर को जाना जाता था और वो शिवराज सिंह चौहान थे। लेकिन गुरुवार को शिवराज कैबिनेट विस्तार के बाद टाइगर 1 से 2 हो गए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज की नई टीम तैयार होने के साथ ही कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। बस फिर क्या था, सिंधिया के इस बयान के बाद इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे। वही लोग इसे लेकर किसी अंजाम तक पहुंचते। सिंधिया ने आज बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मनाए गए उपलब्धि दिवस के मौके पर वर्चुअल रैली में फिर से ये कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। निश्चित तौर पर सिंधिया ने अपने इस फिल्मी डायलॉग से कांग्रेस को कोसा है। दूसरी ओर कांग्रेस अब उनके इस टाइगर वाले बयान पर खूब चुटकी ले रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल पूछा कि कौन सा टाइगर जिंदा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अभी तो न जाने कितने टाइगर और आएंगे, लेकिन एक जंगल में तो सिर्फ एक ही टाइगर रहता है। मतलब मध्य प्रदेश में अब टाइगर की टेरिटरी पर सियासत होने लगी है। ऐसे में आज इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं और जानते हैं कि कोरोना काल में यहाँ व्यवस्थाएं कितनी बेहतर है। तो कोरोना काल में जहां पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का प्रकोप है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि जून 2019 में जीएसटी से 2093 करोड़ रुपए मिला था। वहीं इस साल 2549 करोड़ रुपए जीएसटी की प्राप्ति हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 22% ज्यादा है। सरकार ने ऑटोमोबाइल, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में तेजी का दावा करते हुए इसका क्रेडिट भी लिया है। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी ने सरकार के इन दावों पर संदेह जताते हुए कहा है कि सरकार के दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चलिए इस विषय पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश में मंदी की मार है, वहीं अनलॉक के बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था रफ्तार से चल पड़ी है। ये बात हम नहीं, बल्कि भूपेश सरकार कर रही है। प्रदेश सरकार का दावा है कि उसके द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों से राज्य में जीएसटी, ऑटोमोबाइल, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में तेजी दिखाई दे रही है। जीएसटी संग्रहण पिछले साल की तुलना में 22% बढ़ा है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन मई की तुलना में जून में 3.5 गुना बढ़ा है। मनरेगा और वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को जो पैसा दिया गया है, उसके चलते भी बाजार में मंदी का असर नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था में तेजी का श्रेय छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प और आम जनता के अनुशासन को दिया है। छत्तीसगढ़ के मार्केट में जिस तरीके से आप रौनक देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण सरकार की योजना है। हालांकि विपक्ष सरकार की ओर से जारी डाटा को विश्वसनीय नहीं मान रहा है। बीजेपी का कहना है कि जून के तीसरे हफ्ते तक सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और सरकार पैसे की कमी का रोना रोते हुए बार बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति में तेजी आ गई है। बीजेपी ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।
ये सरकार अपने आप को आज से पहले बोलती थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लूट गए हैं, उसके बाद आज फिर बोलती कि हमारे पास सब कुछ है। यह सरकार भरोसे की संकट है। इस सरकार पर सारा कथन असत्य होता है, इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच सरकार ने ये भी दावा किया है कि रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में कृषि और संबंधित गतिविधियों में तेजी को सराहा है। बहरहाल, अगर भूपेश सरकार का हर दावा अगर दमदार है तो ये प्रदेश की जनता के हित में है, लेकिन कहीं बीजेपी के आरोपों में सच्चाई है तो निश्चित तौर पर परेशान जनता को ही होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो व्यवस्थाएं कितनी बेहतर, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता है रमेश बलियानी जी, बीजेपी प्रवक्ता है नरेश गुप्ता जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल भी हमारे साथ हैं। नमस्कार त्रिपाठी जी नमस्कार। और साथ में हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। पहले बलियानी जी, ऐसा क्या कर दिया पूरा विश्व, पूरा देश, बाकी प्रांत सब कोरोना संकट के चलते, लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन आपने ऐसा कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि आप आगे बढ़ रहे हैं? त्रिपाठी जी, पहले तो मैं नरेश गुप्ता जी ने जो अभी कुछ कहा ना कि आंकड़े विश्वसनीय नहीं है जी, तो एक तो मैं बता दूं कि ये आंकड़े हमने जारी नहीं किए हैं, ये केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, क्योंकि जीएसटी का जो कलेक्शन होता है वो जीएसटी काउंसिल जारी करती है जी। तो आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब इनकी जीएसटी काउंसिल ने गलत आंकड़े दे दिए जी। तो ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं। 22% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है जून महीने में, और उसके पीछे जो कारण जो है वो कारण ये है कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो परचेसिंग पावर पैदा हुआ है उससे शहर के व्यापार उद्योग में करंट आया है। अब वो कैसे हुआ? किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से हम लोगों ने 1500 करोड़ रुपए की किस्त जारी की जी। किसानों से जो हमने धान खरीदा था 25 रुपए क्विंटल में, उसमें 1815 रुपए उनको पेमेंट हो चुका था जी। इसके बाद वनोपज संग्रहण में जो पहली बार काम हुआ है कि 6 महीने में ये लक्ष्य पूरा कर लिए, उसमें 104 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ केवल आदिवासी इलाकों में। वैसे ही तेंदुपत्ता कलेक्शन का जो 2500 रेट था उसको 4000 किया। ये तेंदुपत्ता सीजन है, ये पैसा भी आदिवासियों के जेब में गया। और मनरेगा में 25 लाख श्रमिकों को काम दे रहे हैं हम लोग, उनको भी उनकी मजदूरी मिल रही है। तो कुल मिला के जब परचेसिंग पावर आम आदमी के हाथ में आता है तब व्यापार उद्योग में चमक आती है। यही तो राहुल गांधी जी भी मोदी जी को समझा रहे हैं, यही भूपेश बघेल जी समझा रहे हैं कि आप कैश डालोगे, बैंक ट्रांसफर करोगे तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा, तब व्यापार उद्योग में आएगा। यह छत्तीसगढ़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यह करके दिखाया है। तो आज कोरोना के काल, संकट काल में आर्थिक महामारी है, कोरोना की महामारी है, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अच्छा काम करते हैं तो आपको उस मॉडल को अध्ययन करना चाहिए, न कि इसमें राजनीति या आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए जी। खैर ये मेरे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हमारे यहाँ अप्रैल और जी 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 बोलिए बोलिए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र बड़ा 3000 ट्रैक्टर किसानों ने खरीदे हैं जी। बाइक बहुत ज्यादा परचेज हुई है, कारें बहुत ज्यादा खरीदी गई हैं, ट्रैक्टर खरीदे गए हैं। जी जी जी। ये सब जून माह में है। रेडीमेड गारमेंट्स में खरीदी अच्छी हुई है। ये सब जून माह में। ये सब परचेसिंग पावर, ये परचेसिंग पावर का कमाल है। ये जून माह में है। पावर दी है बलियानी, ये जून माह की बात कर रहे हैं ना आप? जी, ये जून माह की बात कर रहे हैं। ये क्या हुआ लॉकडाउन पीरियड में जो, हाँ जून माह की बात कर रहा हूँ जी। तो बलियानी, मैं सरकारी बलियानी जी हमारा एक सवाल है यहाँ पे, नरेश जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। अरे आपने पूरा लॉकडाउन कर रखा था, पूरा देश लॉकडाउन था, जब 1.5 महीने लॉकडाउन था, कुछ सब बंद थी, जब आपने खोला तो अचानक लोगों ने निकले और ये सब जो खरीदारी कह रहे हैं वो खरीदारी की। तो अगर इस तरफ आंकड़े में जाएंगे तो हमें लगता है बाकी राज्य भी जो लॉकडाउन से मुक्त हुए हैं वहां भी ये परचेसिंग पावर बढ़ी होगी। नहीं त्रिपाठी जी, मेन चीज ये है कि परचेसिंग पावर तब बढ़ेगा जब आप उनकी जेब में पैसा डालेंगे ना।
पैसा हमने लोगों की राजीव जेब न्याय में भी योजना में होगा। पैसा दिया 1500 करोड़ रुपया। जो 1.5 महीने किसानों 2 महीने को- से अंदर बैठे थे उनकी जेब में भी पैसा रहा होगा। वो जो भी 1.5 होगा, महीने इसमें में मैं कुछ नहीं नहीं बोल रहा किए। हूं। जी, वो भी रहा नहीं, वो भी रहा होगा, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है, देखिए 10-20% लोग पास पैसा जो होता है वो बचत का पैसा होता है। आम आदमी तो बेचारा कमाता खाता है, उसी में बचता है। सरकारी कर्मचारी तो किस्त में परेशान रहता है। जी, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में 70% आबादी यहाँ पर निर्भर है, तो उसके हाथ में पैसा आएगा तब तो काम होगा। जी, चलिए रेडीमेड नरेश कपड़ा जी। तो मजदूर खरीदेगा या बाइक मजदूर खरीदेगा, कार भले ही पैसे वाला खरीदेगा। जी, नरेश जी, छत्तीसगढ़ की व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से बेहतर होती जा रही है, इसके लिए बधाई तो छत्तीसगढ़ को दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली इस कांग्रेस की सरकार को बधाई। इन्होंने जो लोन लिया है, जो एवरेज रेट था, जो एवरेज रोड बीजेपी के समय में लोन था, उससे 4 गुना ज्यादा लोन लेने पर बधाइयां। 4 गुना ज्यादा लोन लिया है इन्होंने, एक बात। और इस सरकार का जो डाटा है, वो डाटा मैंने सिर्फ जीएसटी के डाटे की बात नहीं करी थी, मैं ओवरऑल डाटे की बात करी थी। ये भरोसे का संकट है साहब। आप 20 जून 25 जून तक केंद्र सरकार को रोज बोलते थे 30,000 करोड़ रुपया चाहिए आपको, 30,000 करोड़ रुपया चाहिए। छत्तीसगढ़ में हमारे पास कुछ भी नहीं है, खिलाने का संकट था इनको। और 5% अभी धान इन्होंने पीडीएस का अनाज उठाया है, 5% लोवेस्ट साइड में है। 5% अनाज उठाया है आपने, और बोलते हैं कि हम संकट में हैं। 30,000 करोड़ रुपया चाहिए, और ओवरनाइट आपकी इकोनॉमी हिंदुस्तान से सबसे बेहतर हो गई। देखिए, आपने त्रिपाठी साहब बहुत अच्छा बताया कि जो 1.5 महीने 2 महीने लॉकडाउन में थे, उसके कारण ये अभी परचेजिंग आई। इनफैक्ट यही एक रीजन है, और यदि ग्रोथ होती तो बहुत अच्छी बात है। ये पूरा ग्रोथ का जो दिखाने का कारण है, इस कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में क्राइसिस है, दुनिया की इकोनॉमी में क्राइसिस है, लेकिन इनको राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, राजनीतिक सेवा देनी है, राजनीतिक लोगों को नियुक्ति देनी है, उसके लिए ये सारा प्रपंच है। उसके लिए सब ये डाटा तैयार कर पब्लिक पे परोसा जा रहा है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो जो 10,000 से ऊपर शिक्षक चयनित हो चुके हैं, उनको नियुक्ति दे दो, उनका नियुक्ति आदेश कर दीजिए। सिपाही 2300 से ऊपर हैं, उनकी नियुक्ति कर दीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आपने जो प्रतिबंध लगाया था नियुक्तियों पर, उसको हटा दीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है, और आपने आदिवासियों को इतना अच्छा पैसा दिया है कि तेंदुपत्ता का संग्रह पिछले साल से आधा है। और पैसे की ऐसी बात कर रहे हैं, 100 करोड़ की बात करते हैं, 350 करोड़ से ज्यादा का इफेक्ट है तेंदुपत्ता पे। आप क्यों इस प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं? आपने 1500 करोड़ रुपया मनरेगा से सरकार ने दी, केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला है आपको। आप राजनीति नहीं करो, आप प्रदेश का विकास करो। लेकिन नरेश जी, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, नरेश जी, वो भले विरोधी भाषी सरकार नहीं है, नरेश जी, सरकार है। नरेश जी, भले ही उनने लोन लिया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। वो लोन से ही लेकर किया हो, लेकिन किया है ना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो डाटा दे रहे हैं कि 22% ग्रोथ आया, 22% ग्रोथ का कारण जो है जी, पिछले साल की तुलना में पिछले 1.5 से 2 महीना जो ब्लॉक था, वो अभी एट ए टाइम मार्केट में आया, इसलिए आया। आपके पास पैसे हैं तो आप धान का बोनस पुण्यतिथि और जन्म तिथि के बजाय आपने बजट में प्रोविजन कर चुके हैं। आप जनता को, किसानों का एक मुश्त क्यों नहीं देते हैं? बजट प्रोविजन है आपके पास। आप इस बात को नकारते क्यों है कि केंद्र सरकार ने आपको मनरेगा के लिए 1500 करोड़ रुपया दिया, और आपको सितंबर तक पैसा पीडीएस के सिस्टम फ्री में दिए 80 करोड़ लोगों को, तो आप उस चीजों को नकारना क्यों चाहते हैं? केंद्र सरकार ने आपको सहयोग नहीं दिया। नरेश जी, केंद्र सरकार तो हर राज्य को सहयोग बहुत देती अच्छी है। नरेश जी, केंद्र सरकार हर राज्य को सहयोग देती है, ये मत गिनाइए कि छत्तीसगढ़ को देती है। छत्तीसगढ़ का अपना हक है। नहीं, छत्तीसगढ़ हर राज्य,
हक है लेकिन नहीं मिला या सहयोग नहीं किया, यह बोलने का हक नहीं है। आप 30,000 करोड़ रुपया मांगते हो और यदि केंद्र सरकार वो 30,000 करोड़ नहीं दी है, उसके बाद भी 1500 करोड़ में आपकी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो गई, और जो केंद्र सरकार ने आपको 200 करोड़ 2000 करोड़ से ज्यादा दिया है विभिन्न हेडों में, उसका कोई योगदान नहीं है। क्यों मजाक करते हो साहब? दो राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वैमनस्यता का आधार मत बनाए भूपेश जी और उसके राजनीतिक दल के लोग। आप सोचिए, महिला स्व सहायता, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, आप नियुक्ति पर प्रतिबंध हटा दीजिए, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आपने कमिटमेंट नरेश जी आप कह रहे हैं, नरेश जी दीजिए 50 लाख लोगों को, नरेश जी महिला स्व सहायता समूह का लोन माफ करिए, आपका एजेंडा था। नरेश जी आप कह रहे हैं कि इनको राजनीतिक नियुक्ति करनी है इसलिए ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अरे उनका 3/4 बहुमत है, राजनीतिक नियुक्ति करना होगा उसीलिए नहीं, राजनीतिक नियुक्ति करना होगा तो कर लेंगे, आप रोक पाएंगे क्या? 3/4 बहुमत से है वो। नहीं, वो रोकना नहीं है, वो तो आज से 15 दिन पहले तक सरकार को ये बताते थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आर्थिक रूप से खत्म हो चुके हैं। आज एकाएक 12 से 15 दिन में ऐसा क्या मिरेकल हो गया कि सारी चीजें बहुत ही एक्सट्रीम एडवर्स से एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव हो गई। वो ये कह रहे हैं कि उनके जीएसटी का जो पैसा है, जो हक है जीएसटी का पैसा, केंद्र सरकार उनको दे दे, जीएसटी उनको दे दे, जो उनका हक है वो तो नहीं दिया है केंद्र सरकार ने। देखिए, उनको जीएसटी का पैसे का हक आ चुका है, उनके पास पूछ लीजिए, त्रिपाठी जी का पैसा आ चुका है फरवरी तक। जी त्रिपाठी जी, जी बल्लानी जी, अब इनके एक सवाल का जवाब दे दूं। जी जी, कि कम से कम इनको किसानों के अंतर की राशि के मामले में तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जी, हम तो 2500 रुपया क्विंटल की दर से किसानों को धान खरीद रहे थे। जी, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, जी, राज्य के नेतृत्व दबाव में मोदी जी ने सीधा हिदायत दे दी कि यदि 2500 में धान खरीदोगे तो आपके कोटे का हम जो चावल एफसीआई लेती है वो नहीं लेंगे। हमको केंद्र से मजबूर कराया गया कि 1815 में ही लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा कमिटमेंट था किसानों से 2500 में लेंगे। तो अंतर की राशि हम राजीव न्याय योजना के माध्यम से दे रहे हैं। कम से कम राजीव न्याय योजना के बारे में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगा कि वो किसानों को राजीव न्याय योजना है, उसके जन्मदिन और पुण्यतिथि में देंगे, किसानों के साथ छल किया है। क्यों नहीं देती? आप खैराती नहीं बांट रहे हो। अरे हाँ, आप खैराती नहीं दे रहे बल्यानी जी। अरे हम खैरात नहीं दे रहे हैं, आपने खैरात नहीं दे रहे हैं, खैरात नहीं दे रहे हैं, किसानों का हक दे रहे हैं। आपने 15 साल में आप पुण्यतिथि में क्यों दे रहे हैं? 15 साल में आपने किसानों को छलने का काम किया। नरेश जी रिक्वेस्ट है, बल्यानी जी, नरेश जी आपसे रिक्वेस्ट है, बल्यानी जी बोल रहे हैं, उसके बाद हम आपको पूरा मौका देंगे, उनकी बात आ जाने दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा। जी बल्यानी जी। दूसरा, ये लोन की बात कर रहे हैं कि लोन क्यों लिया। त्रिपाठी जी, केंद्र की सरकार जीएसटी का पैसा हमको कभी समय पे देती नहीं, 6 महीने लेट से पैसा देती है जीएसटी का। आज भी मैं अभी आपके चैनल में आने के पहले मैंने आंकड़े निकलवाए तो मार्च महीने का 433 करोड़ रुपया जीएसटी का अभी तक नहीं मिला है जी, और अप्रैल मई का 1733 करोड़ रुपया अभी तक नहीं मिला है। 2166 करोड़ जीएसटी का आज भी बकाया है जी। किसी भी हर राज्य का सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत जो होता है सेल टैक्स और जीएसटी होता है। हमने जीएसटी काउंसिल जीएसटी में इसलिए नहीं बनाया कि केंद्र के भरोसे हम रह जाए, हमारे राज्य की आर्थिक स्वतंत्रता खत्म कर दी है। तो हम अपने राज्य के कामकाज को इसलिए नहीं रोक सकते कि जीएसटी का पैसा नहीं मिला है, इसलिए रिजर्व बैंक से लोन लिया। और इनका यह आरोप बहुत गलत है कि हमको मंडल में नियुक्ति करनी, इसलिए हम बढ़ चढ़ के आंकड़े दिखा रहे हैं। ये आंकड़े केंद्र सरकार ने जारी किए, जीएसटी काउंसिल ने जारी किए हैं। जहां तक 30,000 करोड़ रुपए का मदद का सवाल है तो 15 दिन हमारे तक आपको नहीं आप मालूम था लेते कि हो, आर्थिक स्थिति क्या है। लेते हो, उसकी रियलिटी हमको नहीं मिलती है। जी जी। अरे हमारी आर्थिक स्थिति आज भी वैसी मजबूत नहीं है, लेकिन ये व्यापार उद्योग में करंट क्या है वो बता रहे हैं हम आपको। आज भी केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए हम मांग पे कायम है, क्योंकि हमको विकास के कार्यक्रमों के लिए पैसा चाहिए। अब ये महामारी संकट में हमने जो खर्च किया उसके लिए हमको कंपनसेशन चाहिए। ये व्यापार उद्योग में कैसे करंट आया है, इस पर आज बहस हो रही है। जी,
टोटल आर्थिक स्थिति पे बहस नहीं कर रहा हूं मैं जी। मनोज जी, आपकी टिप्पणी चाहिए, है क्या मामला, जो क्या अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जी मनोज जी, आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, बात मुझे जो समझ में आई वो मुझे जो समझ में आती पूरी बात अभी की, वो तुलनात्मक स्थिति पूरे देश के संदर्भ में यदि तुलना करें, अभी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उसकी बातें हो रही है। पिछले साल जो पहली तिमाही में जो जीएसटी आया था और इस साल पहली तिमाही में जो जीएसटी का फिगर आया है उसमें 22% का ग्रोथ दिख रहा है। इस बात से सरकार उत्साहित है। दूसरा, तिमाही की ऑटोमोबाइल सेक्टर मनोज जी रोकेंगे, तिमाही का है ये जीएसटी का आंकड़ा, ये जून का है? बल्लानी जी ने कहा जून माह का आंकड़ा है, केवल जून है, केवल जून माह का आंकड़ा है, केवल जून का है, तिमाही नहीं, जून। मेरी जानकारी के मुताबिक तिमाही, पहले तिमाही और इस तिमाही, जो पिछले तिमाही में 2098 करोड़ मिला था पिछले साल की तिमाही में, पहले तिमाही में, और इस बार 2500 कुछ करोड़ का। बल्लानी जी भी कह रहे हैं, नरेश जी कह रहे हैं जून का आंकड़ा आएगा, जून का है। 22% जो ग्रोथ हुई है तिमाही का नहीं, वो जून का है, जून का है। मनोज जी जी, तो ये एक फिगर है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक फिगर आया है कि पूरे देश भर के जो महानगर हैं उनमें जो वाहनों की खरीदी हुई है उनमें जयपुर पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे रायपुर है। यहाँ पर काफी जो जून में बाइक और कार की जो बिक्री हुई, इसके अलावा ट्रैक्टर की बिक्री हुई है, उसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। तो ये कुछ जो है ऐसे फिगर हैं जिससे उम्मीद की किरणें दिखाई देती है। जिस तरह से चारों तरफ से निराशा का वातावरण है, उसमें से एक सकारात्मक चीजें दिखाई देती है। और हाल ही में कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, जैसे पूरे हर क्षेत्र में लॉकडाउन था, लेकिन कृषि के क्षेत्र में लॉकडाउन का कोई असर नहीं था। सरकार ने किसानों को छूट दी थी कि वो अपने कृषि संबंधी कार्य करते रहें। इसी तरह से मनरेगा का काम जो है वो लगातार चलता रहा। हालांकि मनरेगा के काम से कोविड का खतरा, इस तरह से एक पिटीशन भी दायर की गई थी हाई कोर्ट में, बावजूद इसके जो है मनरेगा का काम चलता रहा, वनोपज संग्रहण का काम चलता रहा। तो कुछ आर्थिक गतिविधियां जो खासतौर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सरकार ने खोल रखा था, तो शायद इसके जो परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर सरकार उत्साहित है। और तुलनात्मक रूप से देखें तो अभी दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर दिखाई देती है। बाकी कुल मिलाकर देखें ओवरऑल, तो अभी जिस तरह से कोरोना का संकट है और जिस तरह से प्रदेश में भी जिस तरह से बात होती है सरकार के नुमाइंदों से, अधिकारियों से, आर्थिक संकट की स्थिति है, क्योंकि आवक जो है अभी पर्याप्त नहीं है और खर्चे बहुत सारे हैं। लगातार जो इस्टेब्लिशमेंट कास्ट है वो सब लग ही रहा है। तो कुल मिलाकर अभी जो सरकार उत्साहित हुई है वो जून महीने के फिगर से ही उत्साहित हुई है, ऐसा मुझे लगता है। रमेश जी किसान भी हैं, अगर रमेश जी ट्रैक्टर खरीदी मैंने निश्चित तौर पे किसान ही खरीदेगा। बाइक भी आप समझते होंगे ग्रामीण अंचलों में ज्यादा खरीदी जाती है। नरेश जी आपके पास आ रहे, एक टिप्पणी रमेश जी की भी ले ली, किसान भी है। तो अगर ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे किसान पे, जब सरकार पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है, उन्होंने बोनस भी दे दिया, उन्होंने मनरेगा का भी पैसा दे दिया और भी बहुत सारी चीजें बल्यानी जी गिनाई, वो पैसा सरकार ने दिया, भले लोन लेके दिया हो। तो इन स्थितियों में ग्रामीण अंचल खासकर किसान और मध्यम वर्ग, अति मध्यम वर्ग, उसको पैसा मिला है कहीं न कहीं। इसी कारण ये जयपुर के बाद दूसरा नंबर रायपुर का आया है। निश्चित अगर जगदलपुर से खरीदने आए तो रायपुर में ही बाइक खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है। क्या लगता है आपको कि वाकई में बेहतर है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े विश्वसनीय आंकड़े हैं और इनको हम अविश्वास नहीं कर सकते। आप इसके दो कारण देख लीजिए। पूरे मध्य भारत में, पूरे उत्तर भारत में और पूरे पश्चिम भारत में इस साल फसल बहुत अच्छी आई हुई है। हर चीज की फसल अच्छी आई हुई है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ चावल की फसल भी बहुत अच्छी आई है, गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी आई है। अच्छा, कोरोना के कारण औद्योगिक तो उत्पादन ठप हुआ है, लेकिन किसान ने जो पैसा अपना गल्ला बेचा और जो पैसा आया वो पैसा मार्केटिंग में आया। जीएसटी में अगर फिगर बढ़ा है तो जीएसटी का जो फिगर बढ़ा है वो पैसे की रोलिंग से बढ़ा है। और इसका राज्य सरकार की माली हालत क्या है वो एक अलग विषय है, उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। तो इसका छत्तीसगढ़ में जो खास तौर से जब्त किया है वो दो कारणों से जब्त किया है। एक तो वनोपज वहाँ की बहुत अच्छी हुई है, तेंदू पत्ता बहुत अच्छा हुआ है। दूसरा फसल बहुत अच्छी हुई है। जयपुर ने जो जब्त किया है
वो फसल बहुत अच्छी जंप की है। और दूसरे 3 महीने का जो बाजार बंद था और उससे जो नग है खासतौर से डायमंड की जो डिमांड गई है पूरे आधे भारत से, तो एकदम से जयपुर से उठ करके आया, क्योंकि शादियां खुली जून के आखिरी 19-20 जून से जो शादियां खुली, तो जो 1 जून के बाद शादियों की खरीदी हुई है वो ज्वेलरी की खरीदी हुई है, जिसका लाभ जयपुर को मिला। और किसान ने जो खरीदी की है उसके कारण ये जीएसटी के आंकड़े बढ़ करके आए हैं। और मैं समझता हूं इसके लिए पूरे देश को किसानों का आभार व्यक्त करना चाहिए, शिल्प का और कुटीर उद्योग का आभार व्यक्त करना चाहिए। दूसरी एक मुझे आश्चर्य हुआ ये भाजपा प्रवक्ता जी के बयान पर कि अगर माली हालत अच्छी है तो आप नौकरियां दे दीजिए। भाई जीएसटी के अभी आंकड़े आए हैं, अभी राज्य सरकार के हाथ में तो पैसा आया नहीं है। अगर आपको देश की माली हालत शुरू करना है तो आपको आपका जो मूल सिद्धांत स्वदेशी का अभियान था, आपको स्वदेशी का अभियान करना होगा। जो मोदी जी ने कहा है कि शिल्प का कौशल की और शिल्प का विकास करें, नौकरियों के बजाय आप जो मोदी जी ने कहा है कौशल की तरफ जाइए, शिल्प की तरफ जाइए, उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ का जो मजदूर है जिसने तेंदुपत्ता संग्रहित किया उसको, वहां के चावल उत्पादक को और जो गेहूं के उत्पादक है उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य की शान रखी है। जी नरेश जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बाइक है, ट्रैक्टर है, इसमें अभी आंकड़े मनोज जी ने दिए हैं कि जयपुर के बाद पूरे देश में दूसरे नंबर पे रायपुर है। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष को कहीं कहीं खुशी भी जाहिर करना चाहिए, अकेले आरोप नहीं लगाना चाहिए। देखिए नहीं आरोप, मैं तो पहले लाइन में बधाई दिया, ऐसा है तो। दूसरी बात मैं बता दूं, तेंदुपत्ता संग्रहण जो है इस प्रदेश से आधा लगभग 52 से 54% के बीच हुआ है। 52 से 54, 342-43 करोड़ रुपया 700 करोड़ से 742-43 करोड़ की तुलना में 352 करोड़ रुपया कम हुआ है इस साल। तेंदुपत्ता का संग्रहण कहां हो गया? 100 करोड़ रुपये यदि आप एक हेड में बढ़ा रहे हैं ओवरऑल चीजों को सिंक्रोनाइज करके, और दूसरी जगह 300 करोड़ रुपया कम हो रहा है, 350 करोड़, तो कहां बढ़ गया? और आपको बता दूं जो जून में बढ़ा हुआ है, हमें सरकार ऐसे उगालते में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता को उस पर संयम के साथ रखना चाहिए और जनता को सही फिगर बताइए। आप 2 महीना पूरा मार्केट बंद था जी, मई अप्रैल मिड ऑफ द मई तक बंद था, जून में खुला, जीएसटी बढ़ गया, कलेक्शन आया, लोगों ने मार्केट लगाया। देखिए और जो गलत आंकड़े कहां बता रहे हो? जून के जो आंकड़े ज्यादा प्रभाव बता रहे हैं, गलत आंकड़े नहीं बता रहे हैं ना वो। मैं गलत आंकड़ा सुनिए, मैं गलत आंकड़ा जीएसटी के आंकड़े को नहीं कहा, ओवरऑल जो रिपोर्टिंग है उसकी बात कर रहा हूं, जो सरकार की रिपोर्टिंग है। पहले 22% आंकड़ा तो वो दिखता है, पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, वो दिखता है, उसको कैसे कोई गलत बोल सकता है? उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है। आप इस बात का जवाब दे दें, आप 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति क्यों रोकी है? रोजगार देने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस में आ चुका है 10,000 से ऊपर और 2300 पुलिस सिपाहियों की, उनकी भर्ती और अन्य नियुक्तियों को रोज रखा है। सरकार यह दम भर रही है हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो इनकी नियुक्तियां क्यों रोकी हैं? एक बात, इस कॉन्टेक्स्ट से हटकर आपका मीडिया का एक उपयोग करता हूं। त्रिपाठी साहब 1 मिनट समय दीजिएगा। मैं सरकार के नुमाइंदे रमेश वल्यानी जी से अनुरोध करता हूं, वो प्राइवेट स्कूल से यह तय कराएं कि वो फीस कम ना कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यदि वो बोर्डिंग स्कूल है तो बोर्डिंग स्कूल में खाना का पैसा कम करें और बस का डीजल का पैसा कम करें, लेकिन ये दोनों उन्हीं स्थितियों के साथ कम होना चाहिए जब वो ड्राइवर को, टीचर को 100% वेतन देते हो, तब उसका फीस लेने का हकदार है। नहीं तो सरकार जनता को लूटने के लिए स्कूल प्रबंधन के साथ खड़ी है। मेरा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूं, लेकिन जनहित में बात करता हूं। वल्यानी जी से मेरा अनुरोध है, सरकार को इस बात से अवगत कराएं कि प्राइवेट मैं आपको जवाब दे रहा हूं, फीस तो पूरी ले रहे हैं। चलिए नरेश जी जवाब सुन लीजिए। देखिए मैं जवाब नहीं चाह रहा हूं, मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई कर ले। मैं सरकार की नीयत पे सवाल नहीं कर रहा हूं, त्रिपाठी मैं तो ये चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन निकाल दें। जी सुन तो लीजिए। जी नरेश जी, तो बल्यानी जी। आज त्रिपाठी जी, राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को स्पष्ट हिदायत दी है
कि अभी आपको फीस नहीं लेना है, क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई तो फीस नहीं लेंगे जी। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का पैसा या मेस का पैसा लेने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा स्कूली फीस को नियम इसको कंट्रोल करने के लिए नियामक आयोग बनाया गया है, जिसकी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी कि क्या फीस होनी चाहिए और कैसे बढ़ाओगे। 15 साल में निजी स्कूलों ने खूब लूटा है, रमन सरकार ने कुछ नहीं किया, नियामक आयोग तक नहीं था। हमने नियामक आयोग बनाया स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए पहले था, स्कूल के लिए नहीं था। लेकिन हम वो नियामक आयोग को भी देख लेंगे। आपको नियामक आयोग, मैंने आरोप नहीं लगाए, जी मैं आरोप सरकार के ऊपर नहीं लगाया वल्याणी, आपने नहीं किया, मैंने आपकी सरकार के ऊपर नहीं, हमने नियामक आयोग बना दिया। नियामक आयोग का क्या मतलब हो? नियामक आयोग नहीं बना था, ये किसने बोला? किसने बोला नियामक आयोग नहीं था? आप पन्ना पलटा लीजिए, आपकी मेरी इसी चैनल पे कल अपन डिस्कस करते हैं नियामक आयोग था कि नहीं। मैं नोटिफिकेशन की कॉपी लेके आऊंगा, शिक्षा में नहीं था। आप रिग्रेट करेंगे, माफी मांगेंगे। नरेश जी, वो कॉलेज के लिए था, स्कूल था भैया, कॉलेज में था, स्कूल में नहीं था। स्कूल के लिए होता था, 15 साल क्यों नहीं किए? अरे स्कूल, हाँ स्कूल में भी था बाबा, स्कूल में था, 15 साल तक फीस के लिए क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? ये दिखता नहीं, नरेश जी का बल्याणी कंट्रोल किया, बल्याणी जी, नरेश जी का ये कहना है कि कोरोना काल में जो संकट है, ऐसे संकट के दौरान स्कूल की जो मनमानी चल रही है उसमें लगाम लगाए, सीधे सीधे लब्बे लुआब ये है नरेश जी का। सरकार जी बिल्कुल लगाम लगेगी। देखिए, उसका जवाब देने के बजाय ये पॉलिटिकल बात, मैं तो पॉलिटिकल किया नहीं इसको, मैंने राजनीति बात नहीं करी। मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसा करिए, जनता की रक्षा करिए आप, बस। इससे ज्यादा मैंने भूपेश जी की सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया किसी पर। आपका सुझाव अच्छा है, मैं तो आप काम करेंगे उसके बाद मैं ये पे संदेह करूंगा। अच्छा है, इस पे पूरा अमल होगा, लगाम लगाई जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। कम से कम करेंगे स्कूल को। मुझे लगता है आज इस चैनल में बहुत सार्थक बहस हुई है। आपने सवाल किया और आपने कहा हमें उसका निर्णय चाहिए, वादा चाहिए। वादा कर ले बल्याणी जी, आप थोड़ा सा नरेश जी इंतजार करिए, 2, 4, 6 दिन 10 दिन बल्याणी जी यहाँ कह के जा रहे हैं, जिम्मेदार चैनल है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो किसी आरोप नहीं लगाया, मैं संदेह भी नहीं व्यक्त किया, मैंने इशू दिया हूँ, इस पे सरकार काम करे। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। आज बहुत सार्थक बहस रही बल्याणी जी, बहुत बहुत आपकी स्पष्टवादिता को मैं दाद देता हूँ। बल्याणी जी, आपके मंत्री जी शर्मिंदा हुए थे, उसका कारण बता देते। शर्मिंदा क्यों हुए? ये स्कूल की मनमानी, कोई शर्मिंदा नहीं हुए। मंत्री जी शर्मिंदा हो गए ना आपके। अब वो शर्मिंदा वाला मुद्दा, मंत्री बोले शर्मिंदा हो गए, वाले मुद्दे बयान था उनका। शर्मिंदा वाले मुद्दे पे नरेश जी खुद सिंहदेव जी से बात हो चुकी है। जय और वीरू मजबूत हैं, आप परेशान मत होइए। अरे इसी चैनल में आधे घंटे सिंहदेव जी शर्मिंदा हो गए। यदि वो शर्मिंदा है तो सरकार को समझना पड़ेगा कि उनका मंत्री शर्मिंदा क्यों है। ये आपका पॉलिटिकल बयान है। चलिए, ये आपका पॉलिटिकल बयान है भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉलिटिकल बयान है। चलिए नरेश जी, बहुत बहुत। इसी चैनल में नरेश जी सिंहदेव जी कह चुके हैं कि 100 जन्म तक वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस में रहते हुए राहुल बाबा के सारे वादे पूरे कराएंगे, जो भी जिस बात के कारण वो दुखी है उसको भी पूरा करेंगे। इसी चैनल में 2 दिन पहले आधे घंटे तक सिंहदेव जी ने बैठ के सारी बातें कह दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बल्याणी जी, नरेश जी आपका, मनोज जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कोरोना काल के बीच भूपेश सरकार का यह दावा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति में तेजी दिख रही है, ये मुश्किल वक्त में प्रदेशवासियों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। लेकिन सवाल है कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर है तो फिर सरकार किसानों को किस्तों में धान के समर्थन मूल्य का पैसा क्यों दे रही है, और केंद्र से बार बार पैसा देने की मांग क्यों की गई? ये सवाल काफी अहम है। लिहाजा बीजेपी भी इसे उठाकर सरकार के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। हालांकि सरकार कांग्रेस की है और जब वही दावा कर रही है कि स्थितियां ठीक हैं तो इसे मानना ही पड़ेगा। इधर जनता तो सब कुछ जान ही रही है।